घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता के इस निशुल्क बैच में अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं नए जिलों के अनुसार, और ये दुर्ग से रिलेटेड अपनी चौथी क्लास है। तो अपन कंटिन्यू है वैसे, और कंटिन्यू ही रखेंगे इसको, तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखो आज के इस क्लास में भी अपन 3 दुर्ग पढ़ने वाले हैं, और पहले ही बता दूं कि इसकी अगली जो क्लास आएगी वो बड़ी होगी और ये क्लास थोड़ी सी छोटी है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये मतलब ये क्लास मैं दे रहा हूं वही नियमितता के लिए देनी जरूरी है, बाकी कंडीशन बहुत चेंज थी। क्योंकि जो कला संस्कृति वाली आप किताब का इंतजार कर रहे हो वो फाइनल प्रिंट में भेजनी थी, और उसके लिए कुछ करेक्शन मेरे पास में देखने के लिए आए हुए थे, उसमें मैं मशगूल हो गया था। हालांकि अब वो काम पूरा हो चुका है, अब प्रकाशक का काम बचा है, मेरा काम कंप्लीट है। 2-4 दिन में आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, और पुस्तक की बात अपन बाद में करेंगे। अब चलते हैं अपन इस क्लास में। अगली क्लास इससे बड़ी होने वाली है और ज्यादा दुर्ग करवाने वाला हूं, ठीक है। ये सप्ताह अपन दुर्ग कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, आज ये जो मैंने आगे की जो लाइन बोली थी, पंक्तियां बोली थी, ये है अपने जैसलमेर दुर्ग से रिलेटेड। ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन तो आपको बता दिया मैंने। चलो आ जाते हैं अब अपने रोल में, ओरिजिनल वाले में, ठीक है। धानवन श्रेणी यानी कि मरुस्थल के अंदर है, धोरों में बना हुआ है। वो दुर्ग कुछ किस में आता है? धानवन में। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूं कि भाई माइक तो लगाया है, जल्दबाजी में नहीं, उल्टी मेहनत पड़ जाएगी। ठीक है, ये किस में आता है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है, यदि श्रेणी पूछे तो। जैसलमेर का दुर्ग यदि दूर से देखोगे तो सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है, इसलिए सोनारगढ़ कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सोनारगढ़। देखो बहुत छोटा सा अंतर है, सोनारगढ़, सोनारगिरी कह दो, और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो आता है वो आपके उसके लिए जालोर वाले दुर्ग के लिए आता है, और स्वर्णगिरी कहोगे तो इसके लिए आएगा। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो निर्माण की बात यदि पूछेंगे तो रावल जैसल भाटी, यानी एक चीज, वापस आओ बैक, ठीक है। यहां पे इस सरनेम को पकड़ो, यानी कि यहां पे किसका शासक था? भाटियों का शासक था। भाटियों का शासन था, शासक नहीं। यहां पे किसका शासन था? भाटियों का शासन था। राजस्थान के 2 राजवंश ऐसे हैं जो स्वयं को कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं। एक तो करौली के यादव और एक जैसलमेर के भाटी। कहीं लिखना चाहो तो साइड में लिख देना, ठीक है। तो ये भाटियों का शासन था। रावल जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में ये दुर्ग बनवाया है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर, एक एक याद करते हुए चलो। 1155 जैसल भाटी, ठीक है। आओ आगे, पठार या पहाड़ी की बात करें तो ये वैसे त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन इसे गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं। दोनों याद रखनी है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है लेकिन इसे गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, और इसी गौरहरा पहाड़ी के कारण इसका एक नाम गौरहरागढ़ भी है, ठीक है। इसी कारण क्या है? गौरहरागढ़ भी है। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं अपन कई बार कि इसको जो है गौरहरागढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ ये जो है गौरहरा पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसका एक नाम क्या है? गौरहरागढ़ भी है, ठीक है। और दूसरे उपनाम देखो, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का अंडमान इसे कहा जाता है, ठीक है ना। गलियों, जैसे जैसलमेर जो है वो गलियों वाला शहर कहा जाता है, इसे भी कई बार कहते थे गलियों वाला दुर्ग, ठीक है। और मैं खुद जैसलमेर दुर्ग तो देख के आया हूं, और मैंने कई सारे वहां के शिलालेख और आपको उपलब्ध भी करवाए थे उस समय टेलीग्राम पे। उसके बाद में काफी विद्यार्थी जुड़े हैं, तो तब जब उपलब्ध करवाए थे तब आपने देखा होगा। और क्यों गलियों का शहर है वो भी मैंने उसमें आपको बताया था। मतलब छोटी छोटी गलियां अपन को याद ही नहीं रहती। एड्रेस पूछते हैं तो वो अगला ये कहता है यहां से सीधे जाकर राइट ले लेना, फिर वहां से लेफ्ट, फिर थोड़ा सा लेफ्ट लेके फिर राइट, फिर थोड़ा सा राइट लेके फिर लेफ्ट। अरे मैं कि खोपड़े खराब हो गए यार, लेफ्ट कट लेना राइट कर लेना। मैं कि ठीक है आप रहना, तो यहाँ से राइट लेना है ना, ठीक है। राइट लेकर वापस पूछ लेंगे कि भैया यहाँ से लेफ्ट लेना है कि यहाँ से राइट लेना है। इतनी गलियां हैं वहां, इतनी गलियां, मतलब वहां के लोग तो आदी हो गए हैं। अपन अनजान जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार गलियों में यदि पूछे नहीं तो अपन भटकते ही रहेंगे, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं। कितनी बार पूछो मतलब बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं कि ये रास्ता है, क्योंकि उन्हें पता है भी कंडीशन क्या है। आओ बैक टू क्लास। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? अबुल फजल ने कहा ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। क्या कहा? पत्थर की टांगे, क्योंकि दोरे हैं,
दोरों में के इंसान तो नहीं जा सकता, ये तो मतलब दोरों के बीच में खड़ा हुआ है, जैसे कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है ये तो वहां पे, तो ऐसे तो नहीं जाया जा सकता। इसीलिए तो मैंने स्टार्ट में वो कोटेशन बोला था, है ना। चलिए, घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण। घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, ओरिजिनल तो पहुंचने में बहुत मुश्किलें हैं। पक कीजिए पाषाण यानी पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का अख्तर होना चाहिए, तब जैसाण यानी कि जैसलमेर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ में एक शब्द यहां से निकल के आया कि इसे क्या कहा जाता है, इसे जैसाण भी कहा जाता है, ठीक है। इसे उत्तर बड़ किवाड़ भी कहा जाता है, एक तो इसे भी कहा जाता है और एक बटनेर के दुर्ग को भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाटियों का शासन, ठीक है। चलिए आइए, यह दुर्ग बिना चूने और पत्थर से बना हुआ, देखो गागरोन दुर्ग पड़ा, उसमें अपन ने पढ़ा कि बिना नींव के सीधा पहाड़ी पर बना हुआ है। मैं थोड़ा सा याद करवा रहा हूं आपको, जो कल वाली क्लास में बता दिया। ये दुर्ग कैसा है, इसके अंदर मतलब चूना पत्थर नहीं है, तो फिर दिमाग में भाई क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर नहीं है तो सर धक्को देव पड़ जाए, कि बीत यूं धक्को देव पड़ जाएगी कि चूने पत्थर नहीं है उसके अंदर, चूना सीमेंट नहीं है तो फिर पत्थर ही है तो गिर जाने चाहिए, नहीं। वहां जब मैं गया तो गाइड ने मुझे बताया कि ये इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ है, यानी कि पत्थरों में खांचे ऐसे दिए हुए हैं, वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, इतने मजबूती से फिट होते हैं कि चूना और सीमेंट भी इतना मजबूती से तो फिक्स नहीं कर सकता था। तो ये ऐसा दुर्ग है जो इंटरलॉक पद्धति पे बना हुआ है, ठीक है। ये शब्द आपको किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये जो है ये समझने वाली चीज है। इंटरलॉक सिस्टम एक दूसरे में फंसकर बन जाता है, ठीक है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लोग अंदर रहते हैं, रहवासी किला है। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है राजस्थान का, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा लिविंग फोर्ट है ये दूसरा लिविंग फोर्ट है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है, एक अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है। केसरिया हो गया, जौहर नहीं हो पाया। दुर्ग के प्रमुख द्वार, देखो हर दुर्ग में द्वार पढ़ने हैं, वैसे याद करने में ज्यादा उलझना मत, द्वार को सभी लगभग एक जैसे लगेंगे, जो मोस्ट है वो तो मैं आपको साथ साथ में बताता ही रहता हूं, ठीक है। अक्षय पौल जो मुख्य द्वार है इनका, अक्षय पौल कह सकते हो आप, फिर सूरज पौल, भूता पौल, हवा पौल, ये सारी इनके अंदर पौले हैं। दुर्ग में निर्माण क्या क्या है, श्री कृष्ण के चक्र का नाम था सुदर्शन, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ कुआं मैं देख कर आया हूं, ठीक है। वो सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ कुआं यहां बना हुआ है, ये बताया था गाइड ने। हालांकि गाइड भी है थोड़ी चालाकी करता, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये ऐसे, ये ऐसे। फिर जब मैंने पत्ते खोले तो मैं आप कौन हो, मैं कि मैं तेरा कस्टमर, तो कह नहीं आपको कैसे पता ये कि यहाँ जैसुल कुआं है वो है। अरे मैं कि मुझे नहीं पता, मेरे सारे स्टूडेंट को भी पता है। फिर बताया तो क्या सर अब तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि मेरी मेहनत डबल कर दी थे। मैं कि तू पैया डबल ले ले, लेकिन कम कम बता सही, मैं देखने खातिर आया हूँ, मैं देखूं नहीं तो मैं पढ़ाऊं के छोरा पांचों बताऊं के। फिर उसने जो है व्यवस्थित तरीके से पूरा दुर्ग बताया। कमरकोट, यहाँ का ये जो दोहरा परकोटा है, इसके बाहर मतलब दीवार जो बनी हुई है मैन, उसके बाहर भी परकोटा बना हुआ है पूरा, इसे कहा जाता है कमरकोट, ठीक है ना। इस दोहरे परकोटे को क्या कहा जाता है, कमरकोट। बहुत बढ़िया दुर्ग है, कभी जाओ देख के आना। अभी फिलहाल आप लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कैमरा थोड़ा सा नीचे फेस कर रहा है तो हमें नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है। आज मैंने देखा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो आज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। ले लिया, अब चलते हैं अपन आगे। चलिए देखो, इसके अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है ना। 99 बुर्ज इसके अंदर बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जब अपन ने दुर्ग शुरू किए थे तभी मैंने 6 किले आप लोगों को ट्रिक से बता दिए थे कौन कौन से विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चीकू, गाजर, आम, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग में बने महल, अब महल कौन कौन से हैं, महल कौन से और किसने निर्माण करवाया है, सब कुछ अपन ने शामिल कर लिया है। और आपके पास में सबसे बढ़िया बात क्या पता है, आपके पास में अभी समय भी है, आप इन्हें हाथों हाथ याद करके बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। और आने वाले समय में नंबर आप लोगों का आने वाला है सिलेक्शन में, क्योंकि आप यदि ये क्लास आप देख रहे हो ना कंटिन्यू, यानी कि आप कंटिन्यू हो, यानी कि आप अन्य बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत आगे होंगे। जब भी विज्ञप्ति आएगी आप अपने आप को पाओगे कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपने को निरंतर मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए, सर्वोत्तम विलास महल कहां है, जैसलमेर में महारावल अकय सिंह द्वारा बनाया हुआ है। बादल विलास महल कहां है, जैसलमेर फोर्ट में ही है और सिलावटों द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ के शासक वैरीशाल को भेंट कर दिया गया था। किसे किया था, वैरीशाल को भेंट किया था,
ठीक है। इसे पंचमहल भी कहते हैं कि 5 मंजिला महल है ये, ठीक है, पंचमहल भी इसे कहा जाता है। रंग महल और मोती महल दोनों के दोनों जो बनाए हैं वो मूल राज द्वितीय ने बनाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आओ आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग के 2.5 साके प्रसिद्ध है। सबसे पहला साका 1311 में मूलराज प्रथम के समय हुआ है। दूसरा साका 14वीं सदी में। अब ये सदी इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी फिक्स डेट प्राप्त बहुत कम मिलती नहीं है, इसलिए 14वीं सदी लिखा है यहाँ। ये रावल दूदा के समय हुआ, ये फिक्स है कि रावल दूदा के समय हुआ, ठीक है, लेकिन फिक्स डेट नहीं मिलती है। तीसरा जिसे अर्ध साका कहा जाता है, ये आपके हुआ है तीसरा अर्ध साका 1550 के अंदर हुआ है रावल लूणकरण के समय। अच्छा यहाँ पे आया नहीं क्या, लूणकरण के समय, ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो दुर्ग में बने हुए मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर और सूर्य मंदिर, ये दोनों के दोनों जो है रावल भीमा के समय बने हैं। कब बने हैं, रावल भीमा, रावल भीमा, बैरसी भी कहा जाता है इसे, रावल भीमा के समय बने हुए। इसके अलावा जैन मंदिर खूब बने हुए इस दुर्ग में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, कुंथुनाथ जैन मंदिर, ऋषभदेव जैन मंदिर, शंभवनाथ जैन मंदिर, ये सारे जैन मंदिर बने हुए। जब जैन मंदिर बने हुए यानी जैनों से संबंधित चीजें हैं, तो जैन पांडुलिपियों का संग्रह भी है यहाँ। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। सारी की सारी किसकी खासियत है, जैसलमेर दुर्ग की, सोनारगढ़ की, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, अनावश्यक तो अपन बात करेंगे नहीं, लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए ये हो गया ना, ये तो स्लाइड हो गई थी, ये भी हो गई। आओ अब चलते हैं अपन अगले दुर्ग में, ठीक है। अब आ गए हैं अपन, देखो स्वर्णगिरी पढ़ के आए हैं। स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी मैंने साथ साथ में लिए हैं ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं रहे, यानी कि अब आए हैं अपन जालोर दुर्ग में, ठीक है। ये कहां है, जालोर में। जिले बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये जालोर के अंदर ही है। भले सांचौर बन गया लेकिन ये सांचौर तो बहुत दूर है, और जालोर ये मुख्य जालोर शहर के अंदर ही है। निर्माण करवाया इसका परमार शासकों ने। अब कई इतिहासकार कहते हैं कि नागभट्ट ने करवाया, प्रतिहारों ने करवाया है, कई कहते हैं कि परमारों ने करवाया है। तो वैसे परमार शासकों ने करवाया है, लेकिन नागभट्ट प्रथम के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। पठार या पहाड़ी, तो सुवर्णगिरी पहाड़ी, या फिर इसको कह सकते हो आप कनकाचल पहाड़ी भी एक नाम आता है, ठीक है, कनकाचल पहाड़ी, इस पे भी ये पढ़ने में आता है। तो देखो सोनगिरी इसका नाम है, उपनाम की बात करें सोनलगढ़ है, जाबालीपुर है। जाबालीपुर तो इसको जीत कर नाम रखा गया था, ठीक है ना। मुस्लिम आक्रांता जब भी कोई दुर्ग जीतते थे तो अपने अनुसार उसका नाम रख देते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, जाबालीपुर नाम रख दिया, ठीक है ना। और अपने क्या कहते हैं उसका सिवाना दुर्ग का नाम रख दिया खैराबाद, ठीक है। तो इस सब के अलग अलग, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद रखा था। तो ये सारे के सारे, वैसे जाबाली यहाँ पे क्या थे, जाबाल ऋषि थे। कौन थे, ऋषि थे जो तपस्या करते थे, उनके कारण भी ये नाम आता है पढ़ने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायोरा भाव राते बीता लोकोक्ति का संबंध इसी दुर्ग से है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया तो उसे क्या है कि मिल नहीं रहा था कि भाई कमजोर कड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही थी। ये मैंने उसमें पढ़ाया था आपको जब ये दुर्ग पढ़ाए तब, ठीक है। दुर्ग क्या, उनसे सल्तनत काल के साथ में जब संबंध पढ़ाए थे तब बताया भी था। तो फिर ये लंबी लाइन लग जाती है, राई लेकर आते हैं, सोना मिल रहा है राई के बदले, तब इसका जो है ये लोकोक्ति यहां से प्रचलित हुई। उद्योतन सूरी की कुवलय माला जो है वो उद्योतन सूरी ने इसी दुर्ग में बैठकर लिखी थी। ये जालोर दुर्ग से संबंधित ही है। यहाँ पे फोटो आप जालोर दुर्ग का ही देख पा रहे हो। और इसके प्रमुख द्वार देखो, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल, सिरे पोल, ठीक है। अच्छा ये जाबालीपुर है ना, मुस्लिम आक्रांतों द्वारा दिया गया नहीं था, ये मैंने गलती से बता दिया आपको। ये जाबाला ऋषि के कारण दिया हुआ था। मुस्लिम आक्रांतों द्वारा तो खैराबाद जो दिया था वहां पे वो नाम था सिवाना का, और खिजराबाद चित्तौड़ वाला। चलो हाथों हाथ ही इसमें आपको बता दिया वापस, क्योंकि ये तो जाबाला ऋषि के कारण था, ठीक है ना। चलिए ध्रुव पोल, चांद पोल, सिरे पोल। दुर्ग में निर्माण, तोपखाना मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है, तोप रखी हुई एक मस्जिद के ऊपर, तो उससे तोपखाना मस्जिद। मलिक शाह की दरगाह है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि बनवाया किसने इस दुर्ग को, परमार शासकों ने बनवाया है, अभी अपन ने पढ़ा। और नागभट्ट प्रथम का भी उल्लेख आता है, तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। 1311 में कानड़ देव के समय यहां पे साका हुआ था, और यहां पे
एक व्यक्ति का नाम याद रखना, वीरमदेव, और क्या याद रखोगे, फिरोजा। अब इनको क्यों याद रखना है, क्योंकि इनकी थी प्रेम कथा। अरे प्रेम कथा का मतलब ऐसा नहीं, दो तरफा नहीं थी, एक तरफा थी। फिरोजा प्रेम करती थी, वीरमदेव प्रेम नहीं करता था। फिर फिरोजा ने बाद में जो है यमुना में कूद के आत्महत्या कर ली थी। और यहाँ पे इनकी प्रेम कथा भी इससे रिलेटेड, कई जने तो इसको ही कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण क्यों किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर नाम रखा जलालाबाद, ठीक है ना, ये नाम है। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर क्या नाम रखा, जलालाबाद। और ये जाबाला ऋषि के कारण, क्लियर करना जरूरी है। कई बार क्या हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है तो इसकी जगह वो आ जाता है। चलो बढ़िया है, टाइम पे याद आया, नहीं थे कहता गुरु जी गलत बता दियो, कमेंट भर जा तो पूरी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, जलालाबाद। अब देखो इसका भी मैं आपको है ना शिलालेख बताने वाला हूं। ये है आपके जालोर के किले का शिलालेख। बताओ इससे बढ़िया आप लोगों के लिए क्या करें। अब आपने पौले पढ़ी, अभी मैंने बता दी। अब आपने पौले पढ़ी है, वो पौले यहां देखो लिख रखी है क्लियरली, बिल्कुल एकदम क्लियर लिख रखी है। अब देखो इस शिलालेख को भी अपन पढ़ लेते हैं हाथों हाथ कि क्या है, ताकि ये क्या होगी, स्थायी हो जाएगी चीज कि हाँ सर ये चीज बिल्कुल सही है। और शिलालेख यदि पढ़ने को मिल जाए तो उससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है। देखो जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन व सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इस दुर्ग पर विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी, चौहान, राठौड़ आदि शासकों का राज रहा है। यानी निर्माण के बारे में भी कहते हैं कभी प्रतिहार, कभी कहते हैं परमार, ठीक है, ये रहा है, तो ये इन्होंने शासन किया है। इस दुर्ग पर 1311-12 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आधिपत्य कर लिया था। 1311 में साका हुआ है तो वही आधिपत्य कर लिया। इस प्रकार जालौर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इस किले को पठानों से जीत लिया था। ठीक है ना, जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी द्वारा इसे पुनः जीत लिया गया था। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए शिलालेख आ जाते हैं ना तो कई सारी चीजें और इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है। यह किला चतुर्दिक विशाल एवं उन्नत प्राचीनों से सुरक्षित है। इसके 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार है, यानी कि द्वार याद करनी है इसके, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल। ठीक है, दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मानसिंह के महल। अब ये देखो ये स्पेशल, अब ये आपको मैंने शिलालेख दिया है, थोड़ा काम आप लोगों के लिए, आप इसमें से जो आ रहे हैं ना उनको अलग से भी नोट करोगे क्या, कि इसमें निर्माण मानसिंह के महल, ठीक है, एवं जोरों के 2 मंजिला रानी महल, सत्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, चामुंडा और जोगमाया के मंदिर, दहियों की पौड़, इंपॉर्टेंट चीज, दहियों की पौड़, संत मलिक शाह की दरगाह आदि प्रमुख है। ये सारे बने हुए, और ये वहां किले के वहीं खुदा हुआ लेख है। ठीक है, तो ले लो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। अच्छा ये मिटा देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लो, आपको क्लियर दिखेगा एकदम। ठीक है ना, शिलालेख क्लियर दिखेगा। चलिए आपको देखो सर्च करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, ले लियो। ओके, आओ अब चलते हैं अपन सिवाना दुर्ग। यहां पे जिले बदलने का प्रभाव पड़ा है। सिवाना दुर्ग पूर्व में बाड़मेर था। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं यहां, पूर्व स्थान इसका बाड़मेर था और वर्तमान है बालोतरा। बाड़मेर से बालोतरा देखो टूटकर अलग बना है। अब सिवाना, आसोतरा, ये सारी चीजें, जसोल, माचिसा का मंदिर, नाकोडा जी, ये सब आ गए बालोतरा के अंदर, यानी बाड़मेर की बहुत सारी चीजें बालोतरा में आ गई। तो ये आ जाता है बालोतरा में। निर्माण करवाया है इसका वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में। पहाड़ या पठार या पहाड़ी कहा जाए तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर यह बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में हल्देश्वर की पहाड़ी है। यहीं पे पीपलूद भी है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। उपनाम इसका कुमथाना या कुमत की पहाड़ियां, कुमत की झाड़ियां है, कुमट, कुमथाना दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि कुमट झाड़ियां हैं, इसलिए इसे कुमठाना या कुमथाना दुर्ग कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है और जालोर दुर्ग की कुंजी और अनखड़ो सिवाणो नाम से जाना जाता है। क्या कि मारवाड़ के शासकों पे जब भी संकट आता है तो वो फिर शरण लेते हैं सिवाना की तरफ। ठीक है, चाहे मालदेव देख लो आप, चंद्रसेन देख लो, इन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। जैसे चित्तौड़ के शासक कुंभलगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं संकट काल में, वैसे ही मारवाड़ के शासक जो है वो सिवाना की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है।
तभी तो अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पे आक्रमण करने से पहले सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए प्रथम शाखा इसमें 1308 अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा शाखा देखो, और सामने था शीतल देव। दूसरा शाखा हुआ है 1582 मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के थे, और क्यों इन्होंने फिर आक्रमण किया किसके समय है? कल्ला राठौड़ के समय किया है, जिनका नाम था कल्याण दास, यहां लिखा हुआ है कल्याण दास। ठीक है, कल्ला जी राठौड़ के समय किया है, लेकिन किया किस लिए? क्योंकि अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर के कहने पर किया। ये चीज कैसे क्लियर होगी? ये चीज फिर क्लियर होगी अपने यहां से। मैं तो आपको सीधे सीधे शिलालेख ही बता रहा हूं भैया, ये क्या है कि सीधा दिमाग पे प्रभाव डालते हैं कि हाँ ये चीज है, डाउट नाम की कोई चीज नहीं रहती अंदर। देखो, मारवाड़ के पर्वतीय दुर्गों में सिवाना के किले का विशेष महत्व है। पर्वत शिखरों के मध्य स्थित प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे आइए। कालांतर में यह किला जालोर के सोनगरा चौहानों में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा है। ठीक है, सोनगरा चौहानों के अधिकार में रहा है, यानी जालोर के अधीन रहा है वैसे। और सन 1538 में राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मालदेव का टाइम पीरियड ही है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और परकोटे का निर्माण भी करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के पश्चात अकबर ने इस किले को राव मालदेव से लेकर उसके पुत्र रायमल को दे दिया। रायमल के पुत्र कल्याण दास, ठीक है, रायमल के पुत्र कल्याण दास, जिसे कल्लाजी राठौड़ कहा जाता है, कल्याण दास की वीरता एवं पराक्रम से सिवाना के गौरव को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकबर के मतलब क्या है, अकबर के द्वारा कल्ला राठौड़ से नाराज हो जाने पर उसने जोधपुर के राजा उदय सिंह को सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजा, जिसे मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं। किसको? वो मेवाड़ वाला नहीं, जोधपुर वाला अधिकार करने भेजा। युद्ध में कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी हाड़ी रानी ने दुर्ग की ललनाओं के साथ जौहर का अनुष्ठान किया। बढ़िया जानकारी है कि नहीं है? कमेंट कर बताओ रे, क्योंकि ये जानकारी मतलब ये वही खुदे हुए शिलालेख है। और क्लास में शामिल करने का तात्पर्य कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक जिसको कहते हैं उससे आश्वस्त हो जाओ कि ये चीज है। और ये स्टोरी भी आप लोगों को पता चल गई कि भाई ये दूसरा शाखा जो अपन पढ़ते हैं 1582 वाला, मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला राठौड़ के दोनों ही हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, तो क्यों लड़ाई की? तो इसके पीछे कारण है अकबर के कहने पर। ठीक है, और फिर अलाउद्दीन ने जब इसे जीता था तो इसको जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। क्या नाम रखा था? खैराबाद। तो जालोर का जलालाबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद, इसका खैराबाद। आमेर का, ये आपका टास्क है, आमेर का नाम क्या रखा गया था बदलकर? अब मैं ज्यादा पूछूं तो मैं खुद ही बता दूं, ये वास्ते मैं पूछूं कौन? ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई। आज मतलब बहुत ज्यादा व्यस्तता के बीच में मैंने क्लास ली है, इसलिए जो है आपको शायद असुविधा कहीं हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अगली जो क्लास है वो इससे भी बढ़िया और बड़ी भी होगी, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त अपने पास स्लाइड बनाने के लिए तो आनंद फानन में बनाई गई स्लाइड है। आज की क्लास में तो बहुत फास्ट स्पीड से काम किया है। क्यों? क्योंकि मैं नियमितता नहीं तोड़ना चाहता था। कि ये कहना तो आसान होता है कि साथियों आज की जो है क्लास आज नहीं आएगी, कल आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब दिल में फिर चुभता है, मेरे खुद के चुभता है। स्टूडेंट तो मान जाते हैं कि सर कोई बात नहीं कि आपके काम होगा, काम है, लेकिन उस काम के बीच में क्लास आनी चाहिए, नियमितता रहनी चाहिए, इसलिए ये क्लास जरूरी थी। ठीक है, ताकि आप लोग भी सीखें कि नियमितता जरूरी है, चाहे कैसा ही काम आए, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। बड़ी न सही, छोटी सही, लेकिन आनी चाहिए, ताकि एक वो लय बनी रहे। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।